एक टाइम था जब बारबेक्यू नेशन ने इंडिया में रेस्टोरेंट डाइनिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल के रख दिया था। जब पहली बार लोग अपनी टेबल पर पहुंचते थे तो उनके सामने पनीर टिक्का, मशरूम जैसे दूसरे स्टार्टर बनते हुए दिखाई देते थे और कुछ ही देर बाद वही सारी चीजें गर्मा गर्म उनकी प्लेट के अंदर सर्व की जाती थी। ये सिर्फ खाना नहीं था बल्कि एक बिल्कुल नया डाइनिंग एक्सपीरियंस था। देखते ही देखते बर्थडे, एनिवर्सरीज और फैमिली सेलिब्रेशन के लिए बारबेक्यू नेशन लाखों लोगों की पहली पसंद बन चुका था और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर बारबेक्यू नेशन इंडिया के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट ब्रांड के अंदर शामिल हो चुका था। लेकिन जितनी तेजी से इस ब्रांड की ग्रोथ हो रही थी उतनी ही खामोशी के साथ इस ब्रांड के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे थे जिसका शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बिजनेस मॉडल ने बारबेक्यू नेशन को इतनी बड़ी पहचान दी, आगे जाके वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? क्या इसके पीछे का रीजन कोविड-19 है या फिर इसके डाउनफॉल के पीछे कुछ ऐसे रीजन है जो उस वक्त किसी को नजर ही नहीं आए? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें साल 2006 में जाना होगा, जब एक कस्टमर की छोटी सी कंप्लेंट ने इंडिया की पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। देखिए, इंदौर के सायाजी होटल में रेस्टोरेंट मैनेजर प्रोसेनजीत चौधरी रोज एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। कस्टमर पनीर टिक्का, मशरूम जैसे स्टार्टर्स को ऑर्डर तो करते थे लेकिन टेबल तक पहुँचते पहुँचते उनकी गर्माहट और फ्रेशनेस काफी हद तक कम हो जाती थी। और यहाँ पर खाने का टेस्ट तो काफी अच्छा था लेकिन उसमें वो मजा नहीं आ रहा था जो आना चाहिए। और इसी छोटी सी प्रॉब्लम ने प्रोसेनजीत को एक नया आइडिया दिया। उन्होंने सोचा क्यों ना कस्टमर के टेबल के ऊपर ही उन्हें लाइव ग्रिलिंग एक्सपीरियंस दिया जाए, इससे स्टार्टर हमेशा गर्मा गर्म सर्व किया जा सकता है। और जब उन्होंने ये आइडिया सायाजी होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सजीत धनानी के सामने रखा तो धनानी ने इसे सिर्फ एक कस्टमर कंप्लेंट का सोल्यूशन नहीं माना और उन्हें लगा कि इस कॉन्सेप्ट के दम पर रेस्टोरेंट में खाना खाने का पूरा तरीका ही बदला जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पहला बारबेक्यू नेशन मुंबई के पार्ले हिल्स के अंदर खोला। और आमतौर पर नए रेस्टोरेंट्स को कम रेंट वाली जगह पर खोला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेटेजी ही बिल्कुल अलग थी। पार्ले हिल्स के अंदर रेंट काफी ज्यादा था लेकिन वहाँ पर आने वाले कस्टमर की परचेसिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा थी। और यहाँ पर सोच बिल्कुल साफ थी, अगर प्रीमियम कस्टमर्स को ये सर्विस पसंद आ गई तो बाकी बड़े शहरों तक पहुँचना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। और जैसा इन लोगों ने सोचा था हुआ भी वैसा। कस्टमर्स को ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया और सिर्फ 2 सालों के अंदर इन्होंने 13 नए आउटलेट भी खोल दिए। फिर साल 2012 में साजिद धनानी का देहांत हो जाता है और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उनके भाई कय्यम दयानी पर आ जाती है। और इस सब के बाद कंपनी का एक्सपेंशन तेजी से बढ़ता गया और कंपनी सिर्फ टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक लिमिटेड नहीं रही। उन्होंने यूएई, ओमान और मलेशिया तक भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई। और एक छोटी सी कस्टमर कंप्लेंट से शुरू हुआ ये ब्रांड इंडिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट ब्रांड के अंदर शामिल हो चुका था। और उस टाइम पर बारबेक्यू नेशन की पॉपुलैरिटी कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो उस टाइम पर किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। और सबसे पहला था लाइव ग्रिलिंग का कॉन्सेप्ट। कस्टमर अपनी टेबल पर पनीर टिक्का, मशरूम और दूसरे स्टार्टर को लाइव ग्रिल होते हुए देखता और कुछ ही देर में वही गर्मा गर्म उसकी प्लेट के अंदर सर्व होते। इसी एक्सपीरियंस ने बारबेक्यू नेशन को बर्थडे, एनिवर्सरी, फैमिली और ऑफिस सेलिब्रेशन की पहली पसंद बना दिया था। और दूसरा था फिक्स्ड प्राइस बुफे मॉडल। कस्टमर्स को लगता था कि एक बार पेमेंट करने के बाद वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर असली खेल तो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के मुकाबले बारबेक्यू नेशन का टेबल टर्नओवर काफी बेहतर था, यानी एक ही टेबल पर दिन भर दूसरे रेस्टोरेंट के मुकाबले ज्यादा कस्टमर बैठ पाते थे। और कंपनी की मेन्यू इंजीनियरिंग भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी, जिसमें सबसे पहले स्टार्टर सर्व किए जाते थे, जिससे मेन कोर्स की फूड कॉस्ट कंट्रोल में रहती थी और ड्रिंक्स और मॉकटेल में भी बेहतर मार्जिन मिलता था। और जबकि टियर 2 शहरों में कम रेंट होने की वजह से यूनिट इकोनॉमिक्स को भी मजबूत बनाए रखा था। और इसी बिजनेस मॉडल की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता और साल 2021 के आईपीओ में लगभग 450 करोड़ रुपए रेस किए और आईपीओ को लगभग 6 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया और लिस्टिंग के बाद शेयर्स के अंदर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली। और उस वक्त किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। और फिर आया साल 2020 और कोविड ने बारबेक्यू नेशन की तेजी से बढ़ती ग्रोथ पर अचानक से ब्रेक लगा दिया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स पर ताले लग गए थे और कस्टमर्स आना बिल्कुल बंद हो गए थे। और कंपनी ने हालत संभालने के लिए बारबेक्यू इन ए बॉक्स लॉन्च किया ताकि लोग घर बैठ के ही उसके खाने का मजा ले सकें। लेकिन बारबेक्यू नेशन जाना जाता है उसके डाइनिंग एक्सपीरियंस की वजह से, इसलिए लोगों को उसका नया मॉडल बारबेक्यू इन ए बॉक्स पसंद ही नहीं आया। और इसी वजह से कोविड के टाइम पर कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन कोविड के बाद भी हालत नहीं सुधरे, क्योंकि आईपीओ के बाद कंपनी ने लगातार बहुत सारे नए आउटलेट्स खोले, लेकिन उनको उम्मीद के अनुसार
बार वहाँ पे ज्यादा फुटफॉल देखने को नहीं मिला। और दूसरी तरफ फिक्स खर्चे जैसे कि मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज ये तेजी से बढ़ते रहे, लेकिन कस्टमर्स हो या फिर ना हो, कंपनी को हर हाल में ये खर्चे देने ही पड़ते थे। और इसी दौरान फूड इंग्रेडिएंट्स भी तेजी से महंगे होते गए। लेकिन बारबेक्यू नेशन के ज्यादातर कस्टमर्स मिडिल क्लास फैमिलीज थी, इसलिए बुफे की प्राइस बार बार बढ़ाना आसान नहीं था। और ऊपर से बुफे मॉडल में फूड वेस्टेज ने मार्जिन पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ा दिया। और इतने नहीं, एक्सपेंशन के लिए गए बैंक बोरोइंग्स ने फाइनेंशियल प्रेशर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। और इसी बीच कस्टमर्स की आदतें भी बदलने लगी। वाओ मोमो, फास्ट फूड और बर्गर किंग जैसे QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जहां कस्टमर्स को काफी कम समय में खाना मिल जाता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स तेजी से बढ़ने लगे। और बदलते कस्टमर बिहेवियर का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं ब्रांड्स को मिला, जबकि बारबेक्यू नेशन उस बदलाव के साथ उतनी तेजी से खुद को बदल ही नहीं पाया। बारबेक्यू नेशन के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी। देखिए, कंपनी के ज्यादातर आउटलेट या तो साउथ इंडिया में थे या फिर IT कॉरिडोर्स के पास थे। और जब बिग IT कंपनीज में स्लो डाउन आता तो लोग बाहर का खाना पीना अवॉइड कर देते, जिससे हुआ ये कि कंपनी के आउटलेट पर फुटफॉल घटने लगा और इसका सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू पर दिखने लगा। अब कंपनी एक या दो नहीं बल्कि कई सारे चैलेंजेस एक साथ फेस कर रही थी, लेकिन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका आना अभी भी बाकी था। देखिए, कई मुश्किलों का सामना करने के बाद कंपनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सितंबर 2025 में बारबेक्यू नेशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड रख दिया। सिर्फ कंपनी का नाम ही नहीं बदला, बल्कि स्टॉक मार्केट में उसका ट्रेडिंग सिंबल भी बारबेक्यू से बदलकर UFBL कर दिया गया। और कंपनी के मुताबिक इस बदलाव का मकसद सिर्फ बारबेक्यू नेशन तक सीमित न रहकर अपने दूसरे रेस्टोरेंट ब्रांड्स को भी एक ही पहचान के नीचे लाना था। यानी अब कंपनी खुद को एक मल्टी ब्रांड रेस्टोरेंट बिजनेस के रूप में पेश करना चाहती थी। और कई एनालिस्ट के मुताबिक ये कंपनी की इमेज को दोबारा मजबूत बनाने की भी एक कोशिश थी, क्योंकि कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आ चुकी थी, मार्केट वैल्यू भी काफी घट चुकी थी और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी काफी कमजोर पड़ने लगा था। और इसी दौरान मैनेजमेंट ने भी रिकवरी की पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके लिए कंपनी के लिए नया COO अपॉइंट किया गया और मौजूदा CEO पर भी भरोसा जताया गया। लेकिन लोगों के लिए बारबेक्यू नेशन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि यादों का हिस्सा बन चुका था। और जिस ब्रांड ने इंडिया को पहली बार टेबल पर लाइव ग्रिलिंग का एक्सपीरियंस दिया था, आज उसकी पहचान ही बदल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर पिक्चर पूरी तरीके से अभी भी नहीं बदली है, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में कंपनी का नेट लॉस करीब 59.1 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था। देखिए, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट चेन की कहानी नहीं है। एक अच्छा आइडिया बिजनेस की शुरुआत तो करा सकता है, और कभी कभी किसी बिजनेस को उसका कॉम्पिटिटर नहीं हराता, बल्कि वक्त के साथ यदि वो अपने आप को नहीं बदलता तो धीरे धीरे उसकी पहचान ही बदल जाती है। और ऐसे ही सेम हुआ बारबेक्यू नेशन के साथ। तो अब सवाल ये आता है, जो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अपने लिए जो टारगेट्स रखे हैं, क्या वो उनको अचीव कर भी पाएगी या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।